नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। 4 बज चुके हैं और अब 4 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे। बड़ी खबरों के साथ यूक्रेन में रूस के हमले के बीच भारतीयों की वापसी हो रही है। वहीं इस बीच दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सुरक्षा तंत्र के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। जानकारी के मुताबिक बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कदम, युद्ध की ताजा स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दुनिया के नेताओं की प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। इससे पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले भी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बात की और हिंसा को तत्काल खत्म करने का आह्वान करते हुए जोर देकर कहा था। फिलहाल यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित इलाकों से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने का प्रयास चल रहा है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें से करीब 4,000 लोग पिछले दिनों वापस लौट चुके हैं और बाकी बचे छात्रों को तत्काल प्रभाव से पूरे तरीके से सुरक्षित तरीके से निकालने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में पूरे तरीके से भारत सरकार अपनी पैनी निगाहें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बनाए हुए है और जहां पर इंडियन की वापसी को लेकर भी जो भारतीय छात्र वहां से वापस आ रहे हैं उनको लेकर भी काम किया जा रहा है। 210 भारतीयों को लेकर जो है 200 से ज्यादा संख्या में भारतीय एक फ्लाइट में बैठ चुके हैं। रोमानिया से के रास्ते उन्हें मुंबई लाया जा रहा है और फ्लाइट जल्द ही मुंबई में लैंड करेगी और इससे तो वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिप्लोमेट दीपक वोहरा जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बहुत साफ मिल पा रही है, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। आदेश दें सर, जिस तरीके से लगातार भारत का जो पूरा रुख रहा है इस पूरे मसले को लेकर, रूस यूक्रेन के मसले को लेकर आज बैठक भी हुई है, तमाम घटनाक्रम को लेकर चर्चा भी इस बैठक में की गई है, किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहली बात मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने चैनल पर मुझे शामिल किया है और मुझे सीखने का मौका दिया है। आभारी हूं। आपका प्रश्न ये है कि जो बैठक हो रही है और जो बातचीत हो रही है, भारत की रणनीति, भारत का रुख क्या है जी। हमारी जो परंपरा रही है डिप्लोमेटिक, हम कभी भी किसी को कंडेम नहीं करते, गाली गलौज में हम विश्वास नहीं करते जी। आपको एक चीज बता देता हूं कि जब चीन के साथ हमारा गालवान घाटी पर विवाद चल रहा था तो आपके प्रधानमंत्री ने कभी भी वो पिंग पोंग, जो भी उसका नाम है चीन का नेता, कभी भी उसको गाली नहीं दी, कभी भी उसको क्रिटिसाइज बुरी तरह से नहीं किया। देश को जरूर किया लेकिन इंडिविजुअल नाम से नहीं किया। तो हमने जो कुछ किया था 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई थी, क्योंकि वो आखिरी दिन था जब रशिया प्रेसिडेंट नहीं था, रोटेटिंग प्रेसिडेंट होती है, पहली फरवरी को बना। उस समय भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, हमने एब्सटेन किया था जी। और अब जो प्रस्ताव रखा है जिसमें कंडेम किया है, हमने फिर से एब्सटेन किया। कॉन्डेमनेशन से क्या होता है, जो अगर मान लीजिए मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए जी। मैं उदाहरण देता हूँ नॉर्थ कोरिया का, वो जो था जिसके अजीब से बाल हैं, किम जोंग उन, तो वो हमें मालूम है वो शैतान है, लेकिन शैतान को अगर कहोगे अरे तू बहुत बदमाश है, वो और शैतानी करेगा। जी। आपको चाहिए इस समय सूझबूझ के साथ काम करें। पुतिन से कहीं भाई तू क्या चाहता है, उसने पिछले 3 साल से वो स्पष्ट रूप से कह रहा है नेटो मेरे द्वार पर नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं सुनते उसकी बात? आप कहते से शुरू से जब सोवियत संघ टूटा है, रूस कहता रहा कि सोवियत संघ ने भी कहा था टूटने से पहले, उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, उसको वादा किया कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे पूरब की तरफ, आपके द्वार पर नहीं आएंगे, लेकिन हल्के 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 7 जो मुल्क थे जो हिस्सा थे सोवियत संघ के, उनको नेटो में ले लिया। अब यूक्रेन आठवां होने वाला था। यूक्रेन तो बिल्कुल रूस के द्वार पर है। तो पुतिन ने कहा कि मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे मिसाइल लगा दी। और ये जो हंसाता था लोगों को, इसका नाम क्या है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है जी, उसने ये ऐलान कर दिया जी हमने तो मिसाइल भी दाग दिया मॉस्को की तरफ यूक्रेन से। अरे यही तो पुतिन कह रहा था कि अगर मिसाइल तुम यूक्रेन में रखोगे वो मुझको निशाना बनाएंगे, और ये कह रहा जी मैंने निशाना बना दिया। मैम पता नहीं इसके सलाहकार कौन है। सबसे पहली चीज तो ये उन सबको निकाल देना चाहिए। और दूसरी चीज
कि अब जो है रूस, आपने देखा है अभी तक उनकी सेना कीव जो राजधानी है उसके अंदर नहीं गई है। क्यों? आपको याद होगा 71 की लड़ाई में, ये मैंने कई बार अपने जीवन में देखा, हमको कोई ना कोई चाहिए वहां पर जिससे हम बातचीत कर सकें। तो वो एक चाहेंगे कोई ऐसी इंटरिम सरकार बन जाए जिससे बातचीत करें। ज़ेलेंस्की साहब छोड़ के चले जाएं, अमेरिका में जाके कोका कोला की दुकान खोल लें और हंसी पर वो मजाक तो करें। इनकार कर रहे हैं ना कि मैं तो देश से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे मदद देनी है तो शस्त्र की मदद दें। अरे हाँ, तो शस्त्र देके क्या करेगा? उसने अभी बच्चों को स्कूल से निकाल के लड़कों को और बुजुर्गों को ले आया कि जी आप लड़ो। जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? उसको लाठी देगा लड़ने के लिए? ये तो दिखावे की चीज होती है मैम, ये तो अपने लोगों को बताने के लिए। लेकिन एक खतरा है उसके लिए कि उसके अपने लोग भड़केंगे। मैंने ये जॉर्जिया में देखा था, मैं आपका राजदूत था जब 2008 में, वो उस समय मिखाइल साकाशविली था वहां पे। उसको नेटो वालों ने कहा कि भाई ये जो रूस का उस समय प्रधानमंत्री था, उसका नाम था व्लादिमीर पुतिन, जो अब राष्ट्रपति है, कि उसकी आंख में उंगल कर। उसने आंख में उंगल की, उसने कहा कि फिर क्या होगा? कुछ नहीं, हम तेरे साथ हैं। आंख में उंगल की, पुतिन ने जाके 4 झापड़ मारे, उसकी सेना खत्म हो गई और अब साकाशविली साहब को निकाल दिया गया, जॉर्जिया से वापस गए, अब जेल में बैठे हैं। लोगों ने कहा तूने तो हमारी 1/3 हिस्सा हमारी टेरिटरी का खो दिया। वही ये ज़ेलेंस्की को कहेंगे। जितने लोग तो ये कह सकते हैं कि सेम स्थिति वहां की वाली स्थिति अब यहाँ पर भी हो रही है। 100% जो हारता है उसको कोई माफ नहीं करता। याह्या खान होते थे पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान टूटा था, उससे पहले कोई 1999 में, वो क्या नाम था वो जनरल साहब जो आजकल दुबई में लेटे हुए हैं बिस्तर में, कहते हैं हाय मैं मर रहा हूँ, उसको माफ नहीं किया, हटा दिया। फिर उसने तानाशाह सरकार बनाई। अंग्रेजी में कहावत है, नोबडी लाइक्स अ लूजर। सब जीतने वाले की तरफ होते हैं, हारने वाले की तरफदारी कोई नहीं करता। जी, बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इससे पूरे मसले को बहुत ही अच्छे अंदाज में, एक बहुत सिंपल से तरीके से को जनता को समझाया है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्लोमेट दीपक वोहरा हमारे साथ जुड़े, जिस तरीके से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर एक सीधी भाषा में समझाया कि किस तरीके से जो रूस और यूक्रेन का पूरा विवाद चल रहा है उसमें अगर स्थिति बिगड़ती है और यूक्रेन के लिए स्थिति बिगड़ती है तो हालात जॉर्जिया जैसे ही वहां पर भी होते नजर आएंगे। यूक्रेन में युद्ध के बीच भारत सरकार की कोशिश रंग ला रही है। 219 भारतीयों के साथ रोमानिया से मुंबई के लिए पहली उड़ान रवाना हो चुकी है। पूरे मामले पर भारत सरकार निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें बारी बारी से स्वदेश वापस लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 200 से ज्यादा भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है, जिनको रोमानिया के रास्ते से मुंबई लाया जा रहा है। फ्लाइट में बैठ चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो छात्र वहां पर बैठे डरे हुए थे, अब भारतीयों की स्वदेश वापसी शुरू हो चुकी है। वतन वापसी अब शुरू हो गई है। करीब 20,000 वहां पर लोग फंसे थे और उन 20,000 में से 4,000 के करीब पिछले दिनों वापस लौटे हैं और अब भारतीय सरकार की तरफ से इन लोगों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 200 से ज्यादा छात्र हैं, उनको पहली फ्लाइट वहां से रवाना हो चुकी है और मुंबई में लैंड करेगी और ये 200 से ज़्यादा लोग भारत की तरफ अपनी वापसी के लिए निगाहें टिका के बैठे हैं। फ्लाइट वहां से रवाना हो चुकी है और मुंबई में लैंड करेगी। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे लोगों के रेस्क्यू अभियान के लिए लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं और भारतीयों को वापस अपने देश लाने की तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। इससे पहले बैठक भी हुई है भारत में और तमाम घटनाक्रम को लेकर निगाहें बनाई गई हैं और इस बीच में इन भारतीयों को जो यूक्रेन में बसे हुए थे, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, जो रह रहे थे, उनको वापस लाया जा रहा है। फ्लाइट की तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली फ्लाइट वहां से रवाना हो चुकी है। 219 छात्र इस फ्लाइट में मौजूद हैं जो कि मुंबई में लैंड करेगी।
यूक्रेन और रूस के बीच में जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमला कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन जारी करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी विदेश विभाग को एक आदेश जारी किया। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन की मदद दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन दिनों यूक्रेन रूस के भारी हमले को झेल रहा है, उसका संघर्ष बहुत बड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बाइडेन ने निर्देश दिया कि विदेशी सहायता अधिनियम के तहत मदद जारी की जाए। सहायता राशि यूक्रेन की रक्षा को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी ताकि उनकी सैन्य सहायता की जा सके। आपको बता दें कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और यूरोपियन देश सामने आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस के वीटो के खिलाफ 50 देशों का संयुक्त बयान जारी किया गया है। वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोककर अपने वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया है। ये बयान शुक्रवार को रूस द्वारा यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मसौदे का वीटो करने के बाद आया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण और सीधा था। बयान में कहा गया था कि मौलिक रूप से इस बारे में ये भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के लिए देश पर जिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बनाए रखने के लिए विश्वास करते हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस ने आज हमारे मजबूत संकल्प को वीटो करने के लिए दूसरी शक्ति का दुरुपयोग किया है, लेकिन रूस हमारी आवाज को वीटो नहीं कर सकता। रूस यूक्रेनी लोगों को वीटो नहीं कर सकता। रूस सड़कों पर इस युद्ध का विरोध कर रहे अपने ही लोगों को वीटो नहीं कर सकता। रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर को वीटो नहीं कर सकता। रूस जवाबदेही को वीटो नहीं कर सकता और न ही कर पाएगा। ये बयान 50 देशों की तरफ से संयुक्त रूप से जारी किया गया है। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर अपना पूरा मसला जो है उसको लेकर वीटो प्रस्ताव के खिलाफ वीटो यहाँ पर किया था और उसी को लेकर अब 50 देशों की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। इन 50 देशों ने तो रूस के वीटो के खिलाफ 50 देशों की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा है कि वीटो के जरिए रूस लोगों की आवाज को नहीं दबा सकता। जो विरोध उसके खुद की सड़कों पर हो रहा है उसको नहीं दबा सकता और ना ही शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। ये तमाम बातें 50 देशों ने एक संयुक्त बयान के जरिए कही हैं। आपको बता दें कि ये बयान जो संयुक्त देशों के सुरक्षा परिषद की के दौरान वोटिंग के दौरान हुआ उसको लेकर जो है सामने आया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे ग्रुप एडिटर और बिजनेस हेड प्रमोद राघवन जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर भारत की तरफ से अभी तक का रुख रहा है उसके देखकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात है जब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पुतिन से बात की थी और हालांकि आज जो यूएनओ में जो वोटिंग भी हुई उसमें भारत ने अपने हितों को देखते हुए वोट में भाग नहीं लिया, ये सबसे बड़ी खबर है। सबसे उससे भी बड़ी खबर ये है भारतीयों के लिए, हमारे देश के लिए, कई सैकड़ों माता पिताओं के लिए कि जो भारत से गए हुए जो 3 प्लेन थे एयर इंडिया के, उसमें से पहला प्लेन इस समय 219 छात्रों को लेकर उड़ चुका है वहां से और वो शाम तक भारत पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि आज रात तक करीबन 900 से 1000 छात्र जो है वो भारत पहुंच जाएंगे, क्योंकि 3 प्लेन गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और पूरी अगर देखा जाए तो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, इसके अलावा जो विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन है, ये पिछले 3-4 दिन से लगातार भारतीय छात्रों के परिवार से, इसके अलावा पोलैंड, रोमानिया, तमाम जो देश की जो कई ऐसी एम्बेसीज हैं भारत की जो अलग अलग देशों में हैं, उनके साथ संपर्क में रहकर ये लगातार कोशिश कर रही थी कि
कि भारतीय छात्रों को और भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह की कोई नुकसान ना हो। और मुझे लग रहा है कि आज बहुत अच्छा दिन है, आज हम अपने दर्शकों को ये बोल सकते हैं कि भारतीय सरकार की ये जो कोशिश है वो कामयाब हुई है। जी बिल्कुल, हम बार बार जब अपने दर्शकों के सामने इस तरह की खबर सामने लेकर आते हैं कि यूक्रेन में छात्र फंसे हैं, परिजन परेशान हैं, तो बार बार यही कहते हैं कि सरकार की तरफ से ये भरोसा जब दिलाया गया तो हमें भी भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे कि हम प्रमोद जी पहले की बात करें, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री होती थी, एक ट्वीट उनका बहुत वायरल रहा है, आज भी उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि अगर आप भारत मार्च पर भी हैं तो भारत के जो दूतावास है आप तक पहुंचेंगे। और एक बार फिर सरकार वही कुछ काम करके दिखा रही है, जो कि बार बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर कब रेस्क्यू होगा, और अब वो रेस्क्यू शुरू हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रतीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि भारतीय नागरिक दुनिया में किसी भी देश में कहीं पर भी हो, और वो एक तरीके से भारतीय सरकार की एक तरीके से हम कहते हैं कि जिम्मेदारी भी होती है। और सबसे अच्छी बात है कि विदेश मंत्री जब सुषमा स्वराज जी थी तब उन्होंने कई ऐसे बड़े उदाहरण पेश किए, चाहे वो पाकिस्तान से कुछ लोगों को भारत में, चाहे ऑपरेशंस के लिए लाने के लिए बात हो, या भारतीय जो कहीं और फंसे हो, उन्होंने केवल भारतीयों को लेकर बात नहीं कही। उन्होंने ऐसा भी कहा कि भारत जहां जहां मदद कर सकता है, भारतीय सरकार जहां जहां तक मदद कर सकती है, विदेश मंत्रालय जहां जहां तक मदद कर सकता है, तमाम चीजों के लिए हमेशा विदेश मंत्रालय अपने पूरी तरीके से आगे रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि अब वही उसी पहल को हम देखें कि आज भी विदेश मंत्रालय की पहल पर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से चीजों को आगे रखा, बातचीत की, एक रास्ता बना। अब अलग अलग देशों के माध्यम से छात्र जो हैं वो भारत लौटने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। पहली फ्लाइट उड़ चुकी है मुंबई के लिए, जो रोमानिया से पहली फ्लाइट है वो निकल चुकी है छात्रों को लेकर, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है हमारे लिए। जी, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। प्रमोद जी, जिस तरीके से भारत ने अपना रुख उसमें जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी अपना रखा, और अभी भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हम शांति बनाए रखने की तरफ अपना पूरा यकीन हमारा शांति की तरफ है, और बार बार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि पूरे मसले का समाधान जो है शांति से रखा जाए। ना उन्होंने खिलाफ में वोट दिया, और हालांकि निंदा जरूर की गई है भारत से की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर, उसकी तरफ से उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत के लिए बहुत जरूरी था कि भारत अपने हितों को सबसे आगे, क्योंकि दुनिया में बहुत जिस तरीके से पुतिन से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, उसी से साफ हो गया था कि भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। और इसी वजह से भारत ने वोट नहीं किया। और क्योंकि कई तरीके से भारत के हित इसमें, चाहे वो तेल का मामला हो, भारतीय नागरिकों का उसमें जुड़ा हुआ मामला हो, और ये डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा कदम भारत ने आज उठाया। और ये भी एक तरीके से तारीफ की जानी चाहिए कि बिल्कुल खुले तौर पे उठाया। हालांकि पुतिन जो है इस समय किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं, वो अपने फैसले पर अड़िग हैं, वो लगातार जो है यूक्रेन पर हमला बनाए हुए हैं। अमेरिका ने जिस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं रूस के ऊपर, तो निश्चित तौर पे इन सब के बीच में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो भारत ने अपना एक सुरक्षित कदम उठाया है, और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दे पर चर्चा का हिस्सा बने। तो जिस तरीके से लगातार भारत के रुख की बात की जा रही है, भारत सरकार की तरफ से देश के हितों को आगे रखकर इस पूरे मसले को लेकर जो है अपना रुख साफ किया जा रहा है, उसे लेकर बार बार यही बात सामने आ रही है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हालांकि बात ये भी, राहत की खबर ये भी कि छात्रों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, और अब छात्र उस वॉर जोन से, एक युद्ध के स्थिति से बाहर निकलकर अब अपने देश की तरफ रुख करना शुरू हो गए हैं। 219 छात्रों को लेकर प्लेन वहां से उड़ चुका है, और अब मुंबई की तरफ जो है रवाना हो चुका है, और मुंबई में लैंड होगा। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत ने वहां फंसे अपने करीब 16,000 नागरिकों को सुरक्षित अपने देश लाने का काम शुरू कर दिया है। इसमें करीब 14,000 भारतीय छात्र हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारत से यूक्रेन डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्र हैं। इस बीच में बड़ा सवाल आखिर ये है कि इतने सारे लोग इंडिया से यूक्रेन क्यों जाते हैं। दरअसल यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई भारत से कई गुना सस्ती है, और इंडिया में अगर सरकारी कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो एक प्राइवेट कॉलेज में MBBS
एमबीबीएस की डिग्री लेने में एक स्टूडेंट का खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए तक बैठता है, जबकि यूक्रेन में 6 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ये खर्च करीब 22 से 25 लाख रुपए ही पड़ता है। यूक्रेन से मिली डॉक्टरी की डिग्री की वैल्यू पूरी दुनिया में होती है और वहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। स्टडी इन यूक्रेन वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन की मेडिकल डिग्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, यूरोपीय काउंसिल और अन्य वैश्विक संस्थाओं में भी मान्यता मिलती है और इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते रहते हैं। पीएम मोदी ने आज आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल तकनीक का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। इस मौके पर पीएम ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। और भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका लाभ इस क्षेत्र में हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है, उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। उसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं कहता हूं, और वो आयुष्मान भारत एश्योर्ड इनकम है। भारत सरकार ने इंश्योरेंस लिया हुआ है। आपके अस्पताल अगर बड़े बन गए और वो गरीब व्यक्ति वहां आएगा, तो उसका पेमेंट भारत सरकार की व्यवस्था से होने वाला है। आपके लिए पैसों के कारण मरीज नहीं आएंगे, वो स्थिति अब नहीं रही है। क्या मेरे प्राइवेट सेक्टर के लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे आए? आयुष्मान भारत स्कीम के जो मरीज हैं, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी डेवलप करें। आपको इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। यानी इतनी योजनाएं हैं, और इन कामों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हमारे देश के हेल्थ सेक्टर को बहुत मजबूत बना सकती है। और आपने देखा होगा कि हमारे आयुर्वेद ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। खास करके कोरोना के कालखंड में हमारे हर्बल प्रोडक्ट जो हैं, आज दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा है। मतलब कि इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। हम सब मिलकर के इन योजनाओं को भी कैसे ले जाएं, मैं चाहूंगा खुले मन से लीडरशिप रोल लेने के लिए, भारत को तैयार करने के लिए आप आइए। सिर्फ बजट के आंकड़ों से बात बनने वाली नहीं है जी। और हमने अब बजट 1 महीना प्रीपोन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फरवरी और मार्च महीना बजट के सारे प्रावधानों के लिए योजनाएं तैयार करने में सुविधा हो, और 1 अप्रैल से ही
हमारा नया बजट एक्चुअली जमीन पर फंक्शन करने लगे, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक आउटकम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सबका बहुत आग्रह से अनुरोध करता हूं कि आज की इस चर्चा को जीवंत बनाइए। और भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। यूपी में छठे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कुशीनगर पहुंचे और इस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। जो योगदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष भूमिका अदा की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, हमारी सरकार ने ये किया, राशन मिला, शौचालय मिला, विकास हुआ, ये इलाके में काम हुआ। ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता आएगा या बीएसपी का कोई नेता आएगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकेगा क्या? रख सकेगा क्या? ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए हम लोग कहते हैं जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, आज लोग वोट मांगने आते हैं, तो आपके ध्यान में है ना कि जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और हम खड़े रहे थे, राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। आप बताइए अब भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो तहार वोट के कितना मतलब बात समझ आ रहा है? कितना आपके वोट की कितना महत्व समझ में आ रहा है ना? अब 50 से बोलते थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, धारा 370 समाप्त करो। 50 से बोल रहे थे, कोई सुनता था क्या? कोई सुनता था? अब मोदी जी का आपने प्रधानमंत्री बनाया और अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया, 2 महीना के अंदर धारा 370 धाराशाही हो गया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सब कानून लागू हो गया भारत का। ये फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? इसलिए जब हम विवेकानंद जी को बोलते हैं कि इनको भेजो, तो सिर्फ इनको विधायक मत बनाओ, इनके विधायक बना करके योगी जी के हाथ मजबूत करो, खड्डा का हाथ मजबूत करो, कुशीनगर को मजबूत करो और उत्तर प्रदेश को आगे। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा में एविएशन एकेडमी का एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया। यहां प्लेन क्रैश होने से एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। पायलट का नाम महिमा बताया जा रहा है, जो तमिलनाडु की ही रहने वाली थी। हादसा आंध्र के नलगोंडा में हुआ है। प्लेन ने तमिलनाडु के गुंजूर जिले के मचरेला से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि प्लेन उड़ान भरते वक्त बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसके बाद वो मैदान में क्रैश हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।